तो ये CR नंबर 1 है जो कि जून 25 अटेम्प्ट में आया था, और हमें स्टार्ट करना चाहिए रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग से। तो यहां हम देख सकते हैं हमें 4 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोहम्मद, मैं ये समझता हूं कि आपको हर रेलेवेंट पॉइंट का अलग ही पॉइंट बनाना चाहिए। अब जब आप एक पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक रेलेवेंट पॉइंट आपका पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको पॉइंट बाय पॉइंट ही करना है, बट हर रेलेवेंट पॉइंट अपने आप एक पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। समझ आ गया ना? ओके, तो यहां पर देखें रिक्वायरमेंट नंबर ए जो कि 6 मार्क्स की है, उसने कहा फॉर डिसीजन 1। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये रिक्वायरमेंट सिर्फ डिसीजन 1 से ताल्लुक रखती है। कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द स्टॉप वॉच प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन योर रिजल्ट। यानी इस क्वेश्चन के अंदर एक तो हमें एनपीवी निकाल दी, एक स्टॉप वॉच प्रोजेक्ट है उसकी, एंड हमें रिजल्ट पे कमेंटिंग भी करनी है। अच्छा, इस किस्म का जो क्वेश्चन आते हैं ना, जहां पे उसने आपको डिसीजन 1 डिसीजन 2 दिया होगा, तो ऐसे सवालों में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ऐसा मत करना कि पूरा बैकग्राउंड आप पूरा पढ़ो, बल्कि आप क्या करो, सिर्फ डिसीजन 1 पढ़ो, उससे रेलेवेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करो, और डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद डिसीजन 1 के आंसर को पहले सॉल्व कर लो। डिसीजन 2 का आंसर पढ़ना डिसीजन 2 के रिक्वायरमेंट सॉल्व करते वक्त, राइट? एनीवे, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई मुझे 2 काम रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहे हुए, एक मुझे एनपीवी कैलकुलेट करनी है, और बी मुझे कमेंट करना है कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं या फिर रिजेक्ट कर दूं। नहीं, ऐसे ऐसा नहीं करना। देखो, आप टाइम जाया कर रहे हो और अपना क्या कर रहे हो, एग्जामिनर पे ना एक पुअर एप्टीट्यूड छोड़ रहे हो। आगे जाके अगर कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट भी होगी ना, फिर उसका फर्क ये पड़ेगा। सॉरी, मैं देखो पता नहीं क्या हुआ था। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि आपने ऐसा नहीं करना कि भाई कमेंट मांगा है या नहीं मांगा आप दे आओ। उसकी वजह यह है कि समटाइम्स अगर आपने वहां तो जाहिर उसके मार्क्स नहीं है, मार्क्स कटेंगे भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती पेपर में, लेकिन एक मार्कर का एक पर्सपेक्टिव सेट हो जाता है कि स्टूडेंट जो है ना वो तुक्के मार रहा है। अब आगे बी या सी रिक्वायरमेंट में बाज दफा उसका इफेक्ट आ जाता है कि जहां पे कोई थोड़ी एम्बिगुअस लिखा हो, तो फिर एक जनरल माइंड होगा कि उसको अगर समझ नहीं आ रही तो उसने कहा यार स्टूडेंट तो ऐसे ही लिखता ही है, ठीक है, इसने तो रटा रटाया कुछ लिख रहा है, ये तो रिक्वायरमेंट को ध्यान से दे ही नहीं रहा। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट पूछी गई उतना ही पूछना। अच्छा, फॉर डिसीजन 2 उसने कहा, सेकंड डिसीजन में उसने कहा बताओ डिटरमिन द ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट प्लान एंड इट्स रिजल्टेंट एनपीवी। तो उसने कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान बताओ और उसके नतीजे में जो एनपीवी आएगी मुझे आपने वो बतानी है। तो इट सीम्स कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये उसने कैपिटल रैशनिंग से पूछी है। ये कैपिटल रैशनिंग से आ रही है। सी रिक्वायरमेंट, अच्छा यहां पे एक और बात नोट करने वाली है कि इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो इसमें भी देखो 1 मार्क कमेंटिंग का है, ये थ्योरेटिकल है। बाकी 6 में से 5 मार्क्स कैलकुलेशन के होंगे रिक्वायरमेंट ए में। रिक्वायरमेंट बी में 5 के 5 मार्क्स सारे ही कैलकुलेशन के हैं, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेट ही करना है। लेकिन रिक्वायरमेंट सी में उसने डिस्कस द टू रीजन व्हाई सुलुलु कंपनी मे बी सब्जेक्ट टू हार्ड कैपिटल रैशनिंग। तो ये 4 मार्क्स सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं।
और फिफ्थ लास्ट, अच्छा इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, हमें दो रीजंस बतानी है किसकी, हार्ड कैपिटल रैशनिंग की। और जो लास्ट रिक्वायरमेंट है, डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सुलुलु कंपनी ऑफ यूजिंग शॉर्ट यूजिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड। तो मुझे यूजफुलनेस किसकी बतानी है, ऑफ यूजिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 5 नंबर भी आप देखोगे थ्योरेटिकल है। तो अगर आप टोटल करो तो आप देखोगे आपके 10 मार्क्स यहाँ पे थ्योरेटिकल है और 10 मार्क्स ही कैलकुलेशन के, जो मैंने आपको आज बताया कि सीआर जो होता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक में से हो, वो तकरीबन 50% उसमें न्यूमेरिकल और 50% थ्योरेटिकल होता है। तो हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन को तो हम कवर कर लें, बट थ्योरी जो है वो हम इग्नोर करके चले जाएं। ठीक हो गया ना। अब हमारा अगला टास्क, अब यहां से अगर हमने रिक्वायरमेंट को समझनी है तो हमारा अगला टास्क क्या होगा कि अब हम इसके सिनेरियोज को पढ़ें। इसमें मैं डिसीजन 1 को सिर्फ अभी फिलहाल पढ़ूंगा ताकि मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट ए पे फोकस करूं। तो यहां अगर मैं देखता हूं, उसका सुलुलु कंपनी इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी विच मैन्युफैक्चर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब देखो सीधी सी बात है, वो क्या बनाती है, मेरी रिक्वायरमेंट के इनलाइन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे इन चीजों में नहीं पढ़ना कि प्रोडक्ट की नेचर क्या है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, एक्सेट्रा। ठीक है, मुझे तो आना अपनी रिक्वायरमेंट पे। दूसरे uses NPV when appraising the new product project and it is currently appraising two investment decision। तो उससे मैं दो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अप्रेज कर रहा हूं। फिलहाल फोकस करते हैं डिसीजन 1 पे। अच्छा, कहते हैं सुलुलु कंपनी डेवलप अ न्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच। अब क्या प्रोडक्ट है विच इट क्लेम्स इज मोर एक्यूरेट देन एनी अदर करंटली अवेलेबल। अब देखो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है, ये नॉइज है। मुझे इस चक्रों में नहीं जानना कि प्रोडक्ट क्या है, मुझे तो इस प्रोडक्ट की, इस डिसीजन 1 की एनपीवी निकालनी है ना। तो मेरी सारी कंसंट्रेशन इसी पे होनी चाहिए। उसने कहा, the development team have already put all together basic financial appraisal to justify manufacturing of the stopwatch for the next 4 years। तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मुझे कैश फ्लोस के बारे में बताओ, वो की तरह। तो इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे जब आप क्वेश्चन रीड कर, सॉरी डेटा रीड कर रहे हो ना, तो यू शुड बी फोकस ऑन द रेलिवेंट डेटा ओनली, नॉइजेस के पीछे नहीं जाना। ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं तो अब यहां पर देखो मुझे डेटा मिल रहा है कि मेरी 4 साल है, उसके $1000 में उसने मुझे फोरकास्ट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्सेशन। तो इसका मतलब है, ये देखो उसने मुझे पीबीटी, बल्कि इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे ना। तो क्वेश्चन में उसने देखो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंशन किए। अच्छा, ये बिफोर डेप्रीसिएशन है या सॉरी बिफोर टैक्सेशन। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये। अच्छा, ये प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह रहा है। तो एक्चुअली ये पीबीटी है एक्चुअली। अब अगर यानी इंटरेस्ट हुआ तो वो ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुका होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो एक्चुअली दिस शुड बी पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज नॉट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पीबीटी है। नो, अब अगर पीबीटी है, मुझे तो कैश फ्लोस चाहिए होंगी, तो मैं क्या करूंगा, पीबीटी में से अगर वर्क बैक करूं, डेप्रीसिएशन को माइनस नहीं, डेप्रीसिएशन को ऐड बैक। डेप्रीसिएशन माइनस होती है प्रॉफिट में, तो मैं इसको ऐड बैक करूंगा तो मेरे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो बननी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखो, the above forecast figure include the research and development cost incurred to date। अब इसका मतलब है ये जो नीचे कॉस्ट उसने बताई है, इसमें एक ऐसी कॉस्ट ऑलरेडी शामिल है
जो पास्ट कॉस्ट है, संक कॉस्ट है ना, वो तो शामिल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉफिट में तो आ गई होगी ना असद, प्रॉफिट में तो आ गई होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, ये कॉस्ट निकल के 4 ईयर पे स्ट्रेट लाइन पे हुआ हुआ, यानी 50,000 मेरा ख्याल ईच ईयर बन जाएगा। तो हमें इसको भी रिवर्स करना है, ये गलती हुई, हमें इसको रिवर्स करना है ना। नीचे अगर हम बात करें तो उसने कहते प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी फॉर दिस प्रॉपर प्रोजेक्ट कॉस्ट $600,000, ये इन्वेस्टमेंट की बता दी। ये स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर हुआ है, इसे टाइमिंग पता लग गया। इसकी रेजिडुअल वैल्यू उसने कहा 0 है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। और डेप्रीसिएशन उससे के ऊपर इंक्लूड हुई है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। तो ऊपर जो हमने डेप्रीसिएशन है, हमें उसको भी क्या करना होगा, वर्क बैक करना होगा। तो ये दो एडजस्टमेंट्स हम वर्क बैक करेंगे, एक ये जो हमारी है अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, दूसरी है स्ट्रेट लाइन पर जो डेप्रीसिएशन है। ये दो कॉस्ट हम वर्क बैक करेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जानना है। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के थोड़ा नॉन कन्वेंशनल है, क्योंकि यूजुअली ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर वो कैसे डिटरमिन करवाता रहा है, हमें सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह का डेटा देता था, हम कैश फ्लो एस्टिमेट करते थे। यहां पर उसने प्रॉफिट दिया हुआ और हमने वर्क बैक करना है, ठीक है। अच्छा, आगे उसने कहा कि रेट ऑफ टैक्स जो है वो 20% का है। उसने कहा टैक्स की जो पेमेंट होगा वो उसी साल पे हो जाएगा जिस साल अराइज हुआ, एरियर में नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने कहा मशीनरी इज एलिजिबल फॉर 100% इनिशियल टैक्सेबल अलाउंस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर ये बात लिखी हुई है तो इसका मतलब है कैपिटल अलाउंसेस का जो रेट है ना, वो 100% है, तो सारा का सारा ईयर 1 में ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां अगर आप देखो, ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जैसे कि आप पीवीएससी पेपर में करके आए हो, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। हाँ, 100% के ऊपर टैक्स सेविंग ले लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और नीचे उसने अलबत्ता 12% का क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहां मेरे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 की जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है। तो मेरा ख्याल है मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको, हाँ, बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब थर्ड स्टेप जो मैंने आपको क्या बताया वो, कि हम क्या करेंगे, इसको कर देता हूं रीनेम, ये एनपीवी के ऊपर क्वेश्चन है, इसको मैं फॉन्ट साइज 14 पे ले जाता हूं ताकि विजिबल रहे, बढ़ा देते हैं। मैं पहले फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है। तो ये ए रिक्वायरमेंट है मेरी, जिसपे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एनपीवी। इसमें पहले तो ईयर्स लिख लेते हैं, ठीक है। 4 साल है प्रोजेक्ट की लाइफ, तो ये 4 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे कोई यूनिट्स वगैरह का तो डेटा है नहीं, तो डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं ऑल कैश फ्लोज आर इन डॉलर 1000। अच्छा, अब यहां जो कैश फ्लोज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सलमान एंड पे बताऊंगा, एंड तक वीडियो देखो। अच्छा, यहां देखो कैश फ्लोज कैसे बनेंगे, तो यहां स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो है ना वो पीबीटी है। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, हमने इसमें कुछ चीजें रिवर्स करनी। एक, अमोर्टाइजेशन की कॉस्ट है, वो नहीं आनी चाहिए थी इसमें, उसको रिवर्स करना है। और एक जो डेप्रीसिएशन थी ना, उसको रिवर्स करना है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो में नहीं आती। जब मैं ये दो कॉस्ट रिवर्स कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगी ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, ठीक है।
अब बाकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बाद जो आपका फॉर्मेट है, लाइक उसमें टैक्स आ जाता है, फिर आपकी टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंस आ गया, फिर जनाबे वाली आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल तो है नहीं क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट ही है बस, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी आ जाएंगी नेट कैश। क्योंकि एनपीवी लेनी है तो नेट कैश फ्लो के बाद आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर आप एनपीवी जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपका जनाबे वाली क्या बना है, सारा का सारा फॉर्मेट। मैं जरा जूम आउट करता हूं ताकि आपको एक स्क्रीन पे ये पूरा फॉर्मेट नजर आ सके। ठीक है, तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए कि आप सब जरा देख सको कि ये क्या है। देखो, कंप्लीट फॉर्मेट। ठीक है ना। अब हमने कहां से स्टार्ट करना है, जो हमें सबसे आसान लगेगा। क्या इसको मैं जरा पहली 2 डेसिमल प्लेस कर देता हूं, जबकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो परसेंटेज में होता है। अब आसान क्या है, तो मुझे देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यूज गिवन है ना, वो गिवन है ना, वो लिख लेते हैं कितनी है। तो वो है जी -75, फिर 25, देन वी हैव 105, और लास्ट ईयर में है 65। इसके अलावा एमोर्टाइजेशन की कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, तो एमोर्टाइजेशन कितनी है, वो 200,000 है ओवर 4 ईयर पीरियड। तो हम अगर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हर साल की मोटाइजेशन भी आ जाएगी, और डेप्रिसिएशन भी उसने कहा कि अकाउंटिंग की अपना स्ट्रेट लाइन पे हुई है, तो उसको भी 600,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 4, तो ये 150 की आ गई डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दूंगा तो मेरे पास, थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं हम, तो मेरे पास आप देख सकते हो कि ये दोनों कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, और जब मैं इसका सम करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, इसकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ये क्वेश्चन जरा थोड़ा सा फर्क था इस लिहाज से कि यहां पे उसने हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कैश फ्लो यूजुअली जो यूनिट प्राइस रेवेन्यू वगैरह देता था उससे नहीं दिया, बल्कि उसने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ था, हमें वर्क बैक करके ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनानी पड़ी। समझ आ गया। अच्छा, अब हमने लेना है इस पर टैक्स। तो टैक्स है क्या, इक्वल माइनस इनटू रेट ऑफ टैक्स जो कि 20% का है, तो ये 25 का आ गया। इसको भी इसी तरह से अगर मैं ड्रैग कर लूंगा तो सारी ईयर्स का बन जाएगा। अच्छा, अब बारी आ गई टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस की। नहीं, वर्किंग वन बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो असद 100% अलाउंस का मतलब उसने 600 की इन्वेस्टमेंट है। अगर अलाउंस 100% है तो 600 की कैपिटल अलाउंस होंगे पहले साल ही, सारे तो ईयर वन में होंगे। तो इसी को मैं सिंपली अगर रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टैक्स सेविंग ऑन अलाउंस आ जाएगी, और अगले सालों में कोई टैक्स सेविंग आनी ही नहीं है यहाँ पे। तो आपकी टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस 120 की, जबकि इन्वेस्टमेंट जो है वो 600 की बन गई। तो इससे अगर मैं सम करता हूं तो मेरे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो आ जाएगा। नहीं सजाद, देखो इस क्वेश्चन में उसने कहा 100% अलाउंस है, तो 100% अलाउंस का मतलब मैंने तो सारा का सारा कैपिटल अलाउंस तो ईयर वन में मुझे मिल गया, तो ईयर टू में तो मुझे कोई अलाउंस ही ना मिलेगा।
ठीक है ना, इसलिए। तो यहां जनाबे वाली आपकी नेट कैश फ्लो बनी, और इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो नेट कैश फ्लो आ जाएंगी सारी, है ना। जी जी सजाद मेरी जान, ईयर वन में ही मिलेगा ना, उसने कहा है ये बात, उसने ये सिनेरियो में कहा है, ये देखो ये कहा हुआ है, द मशीनरी एलिजिबल फॉर 100% इनिशियल टैक्स अलाउएबल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन, ये बात लिखी हुई है, अपने पास से नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, तो यहाँ 12% पुट करते हैं। और अब अगर मुझे एनपीवी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, एनपीवी का फंक्शन यूज करूंगा, इक्वल एनपीवी डिस्काउंट रेट ईयर वन से लेके ईयर फोर तक की कैश फ्लो प्लस ईयर जीरो। हाँ, अगर 75 होता तो रिमेनिंग 25 का भी वो बताता ना कि आगे कैसे होगी, क्या वो 25 सारी ईयर टू में आएगी, या वो फिर स्ट्रेट लाइन पे आएगी, या कैसे होगी, वो बताता आपको। चलें जी, इससे देखें आपके पास एनपीवी आ रही है जो कि 48.33 की है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, टैक्स सेविंग यहां पर बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमें फर्स्ट ईयर अलाउंस अवेलेबल है, ठीक है लाइबा, क्या अवेलेबल है, फर्स्ट ईयर अलाउंस। तो फर्स्ट ईयर अलाउंस वो भी 100% पे अवेलेबल है, इसका मतलब है कि कैपिटल अलाउंस का रेट पहले साल है ही 100%। अब देखो अगर कैपिटल अलाउंस का रेट है ही पहले 100%, तो फिर क्या होगा, जी फिर क्या होगा, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उतना ही कैपिटल अलाउंस आ गया ना, इसलिए इन्वेस्टमेंट को ही मैंने कैपिटल अलाउंस ले लिया। हाँ, ऑल सारा का सारा फर्स्ट ईयर में है, उसको सिंपली 20% से मल्टीप्लाई किया तो टैक्स सेविंग आ गई। जी मैं बिल्कुल देख रहे हैं अमरीन, आप इसको अगर तो एनपीवी मुझसे पढ़ा है, यहाँ एनपीवी का फंक्शन आपको लगाना आता है, फिर तो आप इस फंक्शन को देखो। लेकिन अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ या एनपीवी का ये तरीका नहीं आता, तो इस स्टेज पे मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मुश्किल होगा। तो आप वही क्या करो कि 12% के डिस्काउंट फैक्टर्स देख लेना और फिर कैलकुलेट कर लेना। हाँ, आप वैसे कर लो अब, क्योंकि ये तो सीखना पड़ेगा आपको। पेपर में ये फंक्शन अवेलेबल है, जिसको लगाना हो तो वो बड़ा एफिशिएंटली कर देता है, एएफएम में तो ये करना जरूरी भी बहुत है। ठीक है, बाकी देख लो, मैंने ओपन तो कर ही दिया होगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि यहां पर उसने हमें कहा है कि इस पे कमेंटिंग भी करनी है। तो कमेंट क्या होगा हमारा, हम लिखेंगे एज द एनपीवी इज पॉजिटिव, सो द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल, ये हमारा कमेंट हो जाएगा। हाँ, वर्थवाइल है, एक्सेप्टेबल है, फाइनेंशियली वायबल है। तो आप देखो मैंने डिसीजन टू पढ़ा ही नहीं। मैंने डिसीजन टू, खालिद मेरी जान, कौन सा वाला डेप्रिसिएशन का पॉइंट है। असल ये एक क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ है, और ऑनेस्टली मुझे याद है कि जिस अटेम्प्ट में आया था,
स्टूडेंट से जान खा ली थी कि समझ ही नहीं आया। किसी ने कहा मैंने तो प्रॉफिट को ही लेके जो है वो एनपीवी कैलकुलेट कर दी। तो पेपर के अंदर ना असल में एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, हम पाकिस्तान के अंदर स्पेशली या सब कॉन्टिनेंट में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ, मेरे पास बांग्लादेश की स्टूडेंट भी हैं, श्रीलंका से भी होते हैं, इंडिया से भी होते हैं, ज्यादा इन रीजन से तो काफी तक स्टूडेंट्स रहते हैं। सबकी ये नेचर ये है कि हमारे यहाँ हम कोशिश करते हैं कि पास पेपर का पैटर्न रट लें, जरा सा पैटर्न हटता है ना हमें समझ नहीं आता। चलें जी, अब मेरा ख्याल है कि हमने जब रिक्वायरमेंट ए मुकम्मल कर ली है, तो अब हम बढ़ते हैं डिसीजन टू की तरफ, रिक्वायरमेंट बी की तरफ, जो कि कैपिटल रैशनिंग के ऊपर था। अगर हम डिसीजन टू की बात करते हैं, तो डिसीजन टू के अंदर हम देख सकते हैं कि उसने हमें 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उसकी इन्वेस्टमेंट और उसकी एनपीवी प्रोवाइड की हुई है। इसमें उसने कहा ऑल 5 प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, तो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो सारे के सारे डिविजिबल हैं, एंड नॉट रिपीटेबल, वन ऑफ प्रोजेक्ट है, सारे के सारे रिपीट नहीं होंगे। नन ऑफ द 5 प्रोजेक्ट कैन बी डिलेड, कोई डिले भी नहीं किए जा सकते। जबकि प्रोजेक्ट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जी जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं डियर, ये बहुत सिंपल पॉइंट है। देखो, हमें चाहिए होती है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, लेकिन क्वेश्चन में उससे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। अब प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या फर्क होता है कि प्रॉफिट में नॉन कैश कॉस्ट शामिल है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में नहीं। तो अगर मैं प्रॉफिट में सिर्फ नॉन कैश कॉस्ट को रिवर्स कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बन जाएगी। ठीक है ना? ओके। अच्छा, तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन की जाने। तो इस पे उसने कहा है कि सारे प्रोजेक्ट डिविजिबल हैं और इनमें कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। कहते ड्यू टू हार्ड कैपिटल रैशनिंग। हार्ड कैपिटल रैशनिंग, हार्ड कैपिटल रैशनिंग का मतलब फंड्स अवेलेबल ही नहीं है उसके पास। फाइनेंस फाइन दीज 5 प्रोजेक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू $2.1 million, तो उसके पास जो फंड्स अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ $2.1 million के हैं। The finance required for the Stopford project in decision one is not included in the constraint। तो उसने बड़ा क्लियर कह दिया है कि भाई जो डिसीजन वन है ना, उसको इससे जरा दूर ही रखो, उसको जरा इससे दूर ही रखो। ठीक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये एक बड़ा प्योर, एक सिंपल क्वेश्चन जो है वो कैपिटल रैशनिंग का बन गया, जिसमें मुझे, जिसके स्टेप्स पहले क्या होते हैं, हम प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग करते हैं, जिसके लिए मैं प्रोजेक्ट्स लिखूंगा, उन प्रोजेक्ट्स की मैं एनपीवी देखूंगा, उनकी इन्वेस्टमेंट देखूंगा, जिसकी बेसिस पे मैं पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को देख के मैं करूंगा रैंकिंग।
तो यहां अगर मैं प्रोजेक्ट देखूं तो प्रोजेक्ट हैं A B C D and E, 5 प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी एनपीवीज जो गिवन थी, प्रोजेक्ट ए की थी 195, बी की है 350, सी की है -200। अच्छा, डी की 400 और ई की है 215। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसने एक प्रोजेक्ट की एनपीवी दी ही नेगेटिव है, तो इसकी तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी है ही नेगेटिव तो वो तो हम करेंगे ही नहीं। तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट ही एक्चुअली ए बी डी और ई का करना होता है, यानी जिसकी एनपीवी पॉजिटिव है। तो कितने कितनी आउटफ्लो है, तो 510 की है, 850 की है। अच्छा, इसको तो बेशक लिखो ना लिखो एक बराबर है, ये तो करना ही नहीं है हमें। सॉरी, 950 की है और 600 की है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते होते हैं, एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट से। इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं हर जगह पे। तो मेरे पास क्या आ गई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हाँ, चाहे तो रैंकिंग इसको चाहो तो डेसिमल प्लेस में कर लो, या चाहो तो इसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। परसेंटेज में करना चाहते हो इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लो, क्योंकि ये तो परसेंटेज सिर्फ एक एक्सप्रेशन ही होता है, इसको परसेंटेज में कर लो, वो भी ठीक है। अच्छा, अब हमने करनी है रैंकिंग। तो रैंकिंग में रैंक 1 हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट बी, है ना। फिर अगली रैंक होगी प्रोजेक्ट बी की। रैंकिंग, हाँ, ए को रैंक नहीं करेंगे हम। डियर, ए को रैंक इसलिए नहीं करना था क्योंकि ए और बी उसने कहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि इन दोनों में से एक ही प्रोजेक्ट करना था हमें। तो जब मैंने बी को रैंक कर दिया, क्योंकि बी हम अंडरटेक करें, इसका मतलब है ए तो हम कर ही नहीं सकते थे। ठीक है जी। अब इस रैंकिंग के हिसाब से हम क्या बना लेंगे, हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना लेंगे। और इन्वेस्टमेंट प्लान में हम उसी ऑर्डर में करेंगे, लिखेंगे जिस ऑर्डर में हमने अब प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो इस ऑर्डर के अंदर पहले आएगा प्रोजेक्ट बी, फिर प्रोजेक्ट बी, और फिर प्रोजेक्ट ई। तीन ही तो प्रोजेक्ट हैं, सी और ए तो हो ही नहीं रहे। सी इसलिए नहीं हो रहा, वो तो वैसे ही नेगेटिव था, और ए इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में रह गया था। ना, अब क्या करते हैं, हम पूरा जरा प्लान बना लेते हैं।
तो प्लान में पहले पहले क्या लिखते हैं हम जरा, एनपीवी का हिसाब हमें चाहिए, है ना। तो उस पर एनपीवी कितनी है, और हमें साथ साथ चाहिए रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी बच जाएगी। सो टू स्टार्ट विथ सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बी करना है। अब ये तो कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, और सॉरी ये रही 400 की। तो इसका मतलब है रिमेनिंग फंड्स कितने रह गए, तो हमारे पास टोटल 2.1 मिलियन यानी 2100 अवेलेबल थे। इसमें से हमने 950 तो कंज्यूम कर लिए, तो पीछे बच गई 1150। इसका अच्छा यहां पे ना मैं एक परसेंटेज भी लिख लेता हूं, परसेंटेज कंप्लीट। इसका मतलब है ये तो हमने 100% ही किया है ना। तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बी कर लेते हैं। मेरा ख्याल है सफिशिएंट फंड है प्रोजेक्ट बी करने के लिए, तो इसकी भी एनपीवी फुल आ जाएगी। और हमारे पास अब पैसे कितने बच गए, तो 1150 में से हम माइनस कर देंगे 850 को, तो 300 बच गए, और ये भी 100% ही हो रहा है। नाउ फाइनली हम प्रोजेक्ट ई की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट ई के लिए टोटल चाहिए 600, है ना। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट ई इस नंबर वन एक तो हम पार्शली कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल 300 हैं आउट ऑफ 600, तो ये बनते हैं 50%। इसका मतलब है प्रोजेक्ट ई हम सिर्फ 50% ही कर सकते हैं। मोहम्मद क्वेश्चन उसने बताया हुआ है कि 2.1 मिलियन डॉलर अवेलेबल है, तो 1000 में देखेंगे तो 2100 बनते हैं। ठीक है, तो हम जरा इसकी एनपीवी ले लेते हैं। एनपीवी कितनी आएगी भाई, अगर मैं प्रोजेक्ट 50% कर रहा हूं, तो एनपीवी भी तो 50% ही आएगी, है ना। तो ये मेरी एनपीवी आ जाएगी प्रोजेक्ट बी की, और रिमेनिंग फंड्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, 0। रॉन्ग सेल कौन सा, ई का मैंने रॉन्ग ले लिया। हाँ सॉरी सॉरी, मेरे से मिस्टेक होगी, ई का लेना था, वो है जी में, ये 107.5 बनता है। तो मेरी अब टोटल एनपीवी कितनी आ जाएगी, वो मैं यहां पे सम कर देता हूं मैं। सॉरी, इक्वल टू मैंने लगाया ही नहीं था। तो मेरी टोटल एनपीवी कितनी आ गई, 857.5। तो ये दो बातें उसने मुझसे पूछी थी, एक मुझे टोटल एनपीवी बताओ, देखो वो भी कैलकुलेट कर ली, इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं मैं। और उसने मुझे कहा था मुझे बताओ कि मैं प्रोजेक्ट किस प्रोपोर्शन में करूंगा, देखो वो भी कैलकुलेट कर दिया मैंने। इसका मतलब है रिक्वायरमेंट भी मेरी कंप्लीट हो गई है। डियर ई सिंपल है ना, आपने अवैस देखो, आप प्रोजेक्ट ई 50% ही कर रहे हो ना, तो एनपीवी भी उसकी 50% ही आएगी। तो क्या किया, ई की एनपीवी को 50% से मल्टीप्लाई कर दिया,
हाफ प्रोजेक्ट की है तो हाफ एनपीवी ले लिए बस। हाँ, इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, बिल्कुल यही है। नहीं सॉरी, एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी इंडेक्स हियर, इन्वेस्टमेंट नहीं, एनपीवी को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब सी और डी रिक्वायरमेंट जो है ना वो आपको पेपर में दी होंगी, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग शीट के अगेंस्ट, यानी नीचे उसने वर्ड प्रोसेसिंग दिया होगा। तो इसलिए मैं भी इसको थोड़ा राइट साइड पे करता हूं, एज्यूमिंग कि अब ये आगे मेरी एक वर्ड प्रोसेसिंग शीट है। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूं कि यहां पे ये मेरी एक वर्ड प्रोसेसिंग शीट अवेलेबल है, तो मैं यहां पे सी करता हूं। ना क्या थी मेरी रिक्वायरमेंट सी, तो आप एक तो नोटिस करो कि उसने कहा दो टू रीजंस बताओ हार्ड कैपिटल रैशनिंग के, और सिनेरियो में कोई रीजन उसने कोई मेंशन, कोई कंडीशन मेंशन नहीं की। इसका क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन जो है वो ओपन हो गया, जनरल क्वेश्चन बन गया, कोई सिनेरियो से कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल ये एक जनरल बुक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो फिर अब ये कोई क्वेश्चन मुश्किल रहेगा अगर आपको हार्ड कैपिटल रैशनिंग बताना है, तो कोई कोई सी भी दो हार्ड कैपिटल रैशनिंग की रीजन बता दो। लाइक मैं डिस्कस करता हूं अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन करंट एसेट्स, एक ये रीजन होती है, क्योंकि अगर आपको डेट फाइनेंसिंग करनी है, अगर आपको डेट फाइनेंसिंग करनी है तो आपको नॉन करंट एसेट चाहिए एज ए सिक्योरिटी। अब अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो आप डेट फाइनेंसिंग कर ही नहीं सकते। हेडिंग बना दूं कैपिटल रैशनिंग की। दूसरी हेडिंग में क्या दूं मैं अब जरा देखते हैं। जरा पहले देख रहा हूं, नेचर ऑफ इंडस्ट्री देखो लिखा हुआ है, तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री से नहीं सजाद होगा, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, तो यस गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, ओवरऑल इकोनॉमिक डाउनफॉल है। ठीक है, सजाद करें लैक ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्या आपकी कंपनी का कोई पास प्रोफाइल ही नहीं है, अगर वो एक स्पेशली अगर एक एसएमई है तो पास प्रोफाइल ही नहीं होगा, है ना। फिर अगर मैं देख रहा हूं हाई गेयरिंग, यस अगर इस क्वेश्चन में तो नहीं बताया हुआ, लेकिन अगर गेयरिंग ज्यादा तो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया लोन के ऊपर, ये नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो गया, बट अगर डेट अवेलेबल है, लोन अवेलेबल है, बस उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, और मैं कहता हूँ नहीं यार इतने रेट पर नहीं लेना, तो वो सॉफ्ट रैशनिंग में आएगा, क्योंकि मैं डिनाई कर रहा हूं। हार्ड होती है कि आपको डेट अवेलेबल ही ना हो। ठीक है सर, ये जरा ख्याल रखना है। ये अवैस भी देखो कह रहे हैं हाई बोरिंग रेट नहीं डियर, जो बोरिंग रेट अगर ज्यादा है इसका मतलब है लोन अवेलेबल तो था, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ये हार्ड कैपिटल रैशनिंग में नहीं आएगा। हाँ, पुअर मैनेजमेंट टीम हो सकती है, हम बता रही है, बिल्कुल ठीक है। तो पुअर क्रेडिट रेटिंग, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल। आप देखो आपके पास काफी सारे आइडियाज है। ये मेक श्योर करना है कि जो क्लियर कट हार्ड कैपिटल रैशनिंग को ना वही रीजन लिखना, क्योंकि अगर आपने गलती से कोई भी सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग को की रीजन लिख दी, वो इररेलेवेंट आंसर हो जाएगा, तो उसके तो मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो अब आपने जो इतनी सारी बताई हैं, मैं इनमें से एक पिक कर लेता हूं। वो मैं कह सकता हूं पुअर मैनेजमेंट लिख लेते हैं कि मैनेजमेंट नहीं ठीक, या गवर्नमेंट इकोनॉमिक देख लेते हैं, या पुअर मैनेजमेंट ही लिखता हूं, पुअर मैनेजमेंट। ये भी हार्ड कैपिटल रैशनिंग है। तो मैंने पहले क्या किए, पॉइंट स्टेब्लिश किए। अब मैं क्या करूंगा, थ्योरेटिकली एक एक करके, अब मैं उसको एक एक करके बारी बारी उसको डिस्कस करके अपना आंसर कंप्लीट करूंगा। समझ आ गया बात? तो अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन करंट एसेट पे क्या पॉइंट होगा, तो मैं लिखता हूं फॉर डेट फाइनेंस investors usually require tangible non-current assets as security. Now, if the company don't have enough non-current assets to offer the lenders, then lenders will refuse to provide funds. अगर आपके पास है ही नहीं तो फिर जरा फंड्स भी अवेलेबल नहीं होंगे आपके लिए, है ना? क्योंकि ऐसा ही है ना। इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूं मैं जरा। इसी तरह जरा पुअर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पुअर मैनेजमेंट क्या हो सकती है? सो इफ द इन्वेस्टर्स बिलीव दैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ। अच्छा, वो क्यों सोच रही है, बल्कि पहले लिख लेते हैं, दे विल नॉट टेक रिस्क ऑफ प्रोवाइडिंग दी फाइनेंस। अगर उनको लगता है कि मैनेजमेंट उनकी उनकी वीक है, मैनेजमेंट कमजोर है, तो वो अपने पैसे रिस्क नहीं लेते, वो रिफ्यूज कर देंगे पैसे देने में। अब यहां तक देखो पॉइंट स्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हो रही। ये तो ये एक नंबर के लिहाज से तो ठीक है, बट दो नंबर पूरे नहीं होंगे। तो यहां पे मुझे थोड़ी रीजनिंग बतानी होगी कि क्यों इन्वेस्टर पैसे नहीं देते, या ये क्यों मैनेजमेंट जो है वो, या कैसे वो बिलीव कर रहे हैं कि वो वीक है। द रीजन of believing could be due to inexperienced टीम के, कंपनी की जो टीम है वो इनएक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है, और या इन पास्ट मैनेजमेंट डिसीजंस वर नॉट वेंट वेल, यानी पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो फैसले किए होंगे वो गलत किए होंगे। इस वजह से ये पॉसिबल है ना
इस वजह से ये इक्वली पॉसिबल है ना, है ना। हाँ बिल्कुल एनफ होगा। असल देखो, स्टैब्लिश हमें क्या करना है, हमने क्या पॉइंट वैल्यू स्टैब्लिश कर दिया कि नहीं कर दिया। इफ आई वुड बी दी मार्कर, मैं आपको इस इतना आंसर लिखने में 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स देता। तो अगर आप थ्योरेटिकली को देखो, अगर आप प्लान करके लिखते हो तो आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें भी। चलिए अब इसी के साथ जरा रिक्वायरमेंट डी को भी देख लेते हैं। और रिक्वायरमेंट डी में उसने क्या कहा था, उसने कहा था यूजफुलनेस बताओ किसकी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो यूजफुलनेस का मतलब है एडवांटेजेस बताने हैं। तो आपको 5 मार्क्स है ना, तो इसको राउंड अप कर लेना बेहतर रहेगा, यानी आप 3 एडवांटेजेस लिख लो। मुझे यूजफुलनेस ऑफ ROCE बताना है, तो आप 3 लिख लो। हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड है ये, बिल्कुल ठीक है। और क्या है यार, एक ही में लिख लो ना, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। अच्छा, अतिया प्रॉफिट यूज करना जो है ना, एक्चुअली ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि प्रॉफिट हम कैश फ्लो बेस पे यही क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रॉफिट बेस जो है वो इररेलेवेंट होते हैं। मेरे ओपिनियन में जो प्रॉफिट से रेलेवेंट है वो है इंपैक्ट ऑफ ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो देख सकते हैं हम। हाँ, और तीसरा हम लिखते हैं कि ये होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कंसीडर करते हैं। तो आप देखो, ये 3 एडवांटेजेस मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल जो आपने अपनी बुक्स में पढ़े हुए हैं, तो आपके 5 मार्क्स से ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये एक रिलेटिव मेजर, हाँ रिलेटिव मेजर है, तो हम इसको रिलेटिव डिसीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। बिल्कुल आप ठीक कह सकते हो। तो देखो, लेकिन 5 मार्क्स है ना, तो हमें 3 लिखने हैं। तो हमें अगर ये थ्योरेटिकली ये पता लग जाए कि कितने पॉइंट्स लिखने, तो पहले पॉइंट्स बना लो, फिर बारी बारी उसको लिख लो। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, वो मैनेजर हैप्पीनेस वाली बात भी मुझे किसी एक पॉइंट का नजर आ रहा है। ये किसने लिखा था? अहमद शहीद ने, बिल्कुल ये भी एक पॉइंट है। तो अगर आपने अपने अपने स्टडी टेक्स्ट पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं, तो आप देखोगे आपको एडवांटेजेस तो मिल रहे हैं, वो आपने सिंपली इसको स्टेट कर देना है। अथवा आपने अगर आपने मेरे नोट्स यूज किए हुए हैं। अच्छा, तो अथवा मैंने अपने नोट्स के अंदर ना मैक्सिमम एक आधी लाइन, एक आधा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो पॉइंट को स्टैब्लिश करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बस मैं आपको कहूंगा उसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो अब ये वाला हिस्सा कर लो कि टी वाला, हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चले।